जो गंभीर समस्या, अब ये देखिए हमारे यहाँ 2200 बेड है। 2200 बेड जिस हॉस्पिटल में हों और उसमें 1350 नर्स हों, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने डिस्टर्ब और कितने मरीज़ की सेवा कर सकते हैं। जो 1350 मरीज़ 50 नर्सें हैं, क्या वो 2200 बेड के हॉस्पिटल जहाँ हो, यहाँ कम से कम 6000 स्टाफ नर्स होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है, नर्सों की कमी है। उसके साथ साथ बड़ी विडम्बना एक और देखिए, यहाँ के आप टॉयलेट चाहिए, बाथरूम देखिए, बंदा अंदर घुस नहीं सकता। ओपीडी की जहाँ जगह हैं वहाँ बैठने की जगह नहीं है। तो इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट जो पूरे नहीं हो पा रहे बजट की कमी से। हमने चेयरमैन हमारे कमेटी के थे, माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय में मैं मिलूँ भी का, और कुछ जो क्वेश्चन भी हैं मैं विधानसभा में भी लगाऊंगा। जो हमारी फैसिलिटी यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं उनको हम जल्दी से जल्दी बजट दे के पूरा किया जाए। उसका दूसरा मेरा खुद का मुद्दा था, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, पेशेंट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने यहाँ के जो एमडी जो डीएन थे, जो कुलपति थे, उनको मैंने बिल्कुल इसके लिए टाइटली कहा है कि आप जो पेशेंट यहाँ जो मेडिसिन की पर्चियाँ यहाँ से जाती हैं मेडिकल स्टोर पे और वो दवाई यहाँ आती है और वो वापस जाती है। मुझे पता लगा है मरीजों से भी कि यहाँ बड़ा गोलमाल है, यहाँ घोटाले है, ये बड़ा घोटाला, मैं इस बात को कह रहा हूँ और मैंने मीटिंग में भी कहा है। तो मैंने सबसे मांग की है कि आप जिम्मेवार हो, दोनों पोस्टों पे, बड़ी पोस्टों बैठे हो आप। ये जो कई बार क्या होता है, गरीब आदमी को जो वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है, और आप हमारे जैसे जनप्रतिनिधि भी रिक्वेस्ट करेंगे नहीं मिलेगा। और यहाँ ऐसे ऐसे दलाल घूमते रहते हैं एम्बुलेंस के माध्यम से, इस तरीके से जो 50,000 रुपये दिए, 20,000 दिए, आपको वेंटिलेटर मिल जाता है। तो वेंटिलेटर कहाँ से आता है? तो यहाँ पे वेंटिलेटर की भी काफ़ी कमियाँ हैं। काफ़ी मेडिसिन जो है यहाँ जो गोलमाल होता है जी, सर्जरी की मेडिसिन है कि और किसी की, तो इस प्रकार से जो यहाँ एक मकड़ जाल, यहाँ बाहर जो कुछ ऐसे लोकल जो कोई एम्बुलेंस के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से, कोई मेडिकल स्टोर के माध्यम से, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं मुझे जो बू आती है वो भ्रष्टाचार की बू आती है। और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो स्वयं आए यहाँ पे और यहाँ पे जांच करें। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं इस मुद्दे को 101% विधानसभा में उठाऊँगा, क्योंकि ये मैंने कहा है यहाँ डॉक्टर साहब से भी, इनसे भी, कुलपति जी सबसे कहा, मैंने कहा ये भगवान का मंदिर है, ये हॉस्पिटल नहीं है, भगवान का मंदिर है। हर व्यक्ति भगवान के बाद अगर कोई भगवान किसे मानता डॉक्टर होता है, तो आप यहाँ बजट की कमी है या कारण क्या है? एक सवाल तो ये देखिए। दूसरा सवाल मेरा है कि 150 मीटर की परिधि पर यहाँ पर बहुत सारी जो लैब हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है खुले हुए हैं, और यहाँ से जो उनके एजेंट जो है मरीजों को लेकर जाते हैं, तो इस पर भी कोई चर्चा हुई? देखिए बिल्कुल हुई है। मैंने कहा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया बजट की भी मोटी कमी है। दूसरा आपने कहा ना, बहुत मेडिकल स्टोर, बहुत लैब, बहुत हॉस्पिटल, ये यहाँ पे दलाल बैठे हैं। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भी दलाल, बाहर भी दलाल, जो सेटिंग करके आम व्यक्ति को लूटवाने का काम यहाँ से चल रहा है। ये गोरख धंधा चल रहा है कहीं ना कहीं। इसमें मैं मुख्यमंत्री से भी मैंने मांग करूंगा और मैं विधानसभा में उठाऊंगा, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो गरीब व्यक्ति यहाँ पे आने से कतरा रही है, बीच में है, अभी तक उनकी कोई विजिट ऐसी हुई नहीं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से स्वयं मिलूंगा कि वो स्वयं यहाँ आए और स्वयं आके यहाँ नज़ारा देकर, मुख्यमंत्री जी के पास CID के बड़े तंत्र है, वो CID लगाए, विजिलेंस लगाए, वो जाँच कराएँ। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी तक रिपोर्ट ना जारी हो, क्योंकि सारा सब कुछ डॉक्टर्स यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं बार बार, CID भी है, विजिलेंस भी है जी, क्या दिक्कत क्या है? देखिए मैंने ये मुद्दा उठाया, मैंने कहा डीन साहब और कुलपति साहब, यहाँ एक हाईलाइट मामला हुआ MBBS भर्ती घोटाले का, क्या कारण है? मैंने उठाया ये मुद्दा। मैंने मुद्दा उठाया कि यहाँ जब जो कुलपति जो भी लगा, जो मेंबर हैं वो उसी के मेंबर है, उसी कोई आपने मतलब पूरी प्रतिक्रिया क्यों नहीं, उसमें प्रक्रिया क्यों नहीं हुई? तो कई चीज़ें हैं, हर चीज़ है, गवर्नमेंट के पास CID है, बहुत बड़े तंत्र हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि ये जो मकड़ जाल है यहाँ का, इसको तोड़ें और आम गरीब व्यक्ति, आम जनता जो अपने घर से परेशान होकर यहाँ आते हैं, उनको बचाने का काम करें।
बजट की बात की आपने 20 फरवरी को जो है बजट की तैयारी करी है यहाँ सरकार, किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीद है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वित्त मंत्री हैं। सबसे बड़ी 3-4 चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, किसान और युवा, मिडल बिजनेसमैन। सबसे रीड ये होती है, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो एजुकेशन। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है तो हमारा युवा आगे जाएगा। हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी फैकल्टी अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, हम आगे ऊर्जा से बढ़ेंगे। हमारे बच्चों को अगर रोज़गार मिलेगा तो हम मजबूत होंगे। हमारा किसान और मजदूर, जय जवान जय किसान जय मजदूर का जो नारा है, अगर वो तीनों चीज़ हमारी मजबूत होंगी तो हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। अगर इन्हीं का इस बजट में कुछ नहीं रखा गया ख्याल तो फिर तो देश भी कमज़ोर हो रहा है और प्रदेश भी कमज़ोर हो रहा है। आज देश की स्थिति क्या है? आज आंकड़ों में तो देश हमारा पता नहीं कहाँ का पूछा रखा है, पर जो देश की हालात है वो कहीं ना कहीं जो बजट आया है इसमें किसान को भी कमज़ोर करने का काम किया, देश को भी कमज़ोर करने का काम किया, सेना को भी कमज़ोर करने का काम किया, युवाओं के जो रोज़गार की बात थी उसको भी कमज़ोर करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं। चलो, मैं तो कहता हूँ उनको सद्बुद्धि दे। एक दिन मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं करता हूँ, एक दिन ये देश खुद ये कहेगा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो सत्य कहा था, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे पीछे वो वोट चोरी की बात थी, चाहे हमारे हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा पे जो तनाव हुआ वो भी थी, चाइना की बात करी। राहुल गांधी सच्चे व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, वो जो कहते हैं दिल से कहते हैं। मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, आज राहुल गांधी शायद बीजेपी से बड़ी झूठ नहीं बोलते, वो सच्चाई पर चलते, इसलिए सच को आँच नहीं है। सच्चाई एक दिन देश के सामने आएगी और ये देश हमारा देश है, ये बड़े वीरों का देश है और बड़े माइंडेड यहाँ लोग हैं, पर कई बार कुछ ऐसे भी हैं जो इनके छलावा में आ रहे हैं। लोग इस बात को भली बात ही जानते हैं। जिस तरह से कांग्रेस को भी कहा जाता है कि कई गुटों में बुड़ेंगे, एक मंच पर कब दिखाई देंगे सभी नेता? देखिए, फिर वही बात आएगी। मैं अपनी बात को ईमानदारी से रखता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस दिन कांग्रेस के नेता अपनी ईगो छोड़ देंगे और कांग्रेस के बारे में नहीं और देश के बारे में, प्रदेश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन कांग्रेस देश में फिर वही कांग्रेस होगी। देश के लोग ईमानदारी से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हमारे लोग आपसी गुटबाजी की वजह से या उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं खुद कमज़ोर हो रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी भी खुद कह के भी गए हैं कि आप लोग इकट्ठा होके आपने देखिए, जब तक हम अपनी राग को हटा के और पार्टी की सोचेंगे तो हम मजबूत भी होंगे। अगर हम अपने तक सीमित रह के अपनी ईगो में रहेंगे तो वास्तव में चाहे वो कोई भी